रामपुर की वो काली रात जब खुशियों वाले घर में मातम पसर गया। एक बेटे की जिद ने कैसे हंसते खेलते परिवार को शमशान बना दिया, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, 12 दिसंबर 2025 की वो सर्द रात थी। उत्तराखंड की पहाड़ियों की तलहटी में बसा रामनगर शहर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था। दिसंबर की कड़ाके की ठंड में लोग अपने घरों में रजाई में दुबके हुए थे। बाहर सन्नाटा था, लेकिन शहर के पौष इलाके सिविल लाइंस में स्थित जोशी विला के अंदर जो तूफान आने वाला था, उसकी आहट किसी से नहीं सुनी थी। यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, यह कहानी है भरोसे के कत्ल की, उन रिश्तों के खून की जिन्हें हम सबसे पवित्र मानते हैं। यह दास्तां हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आज के दौर में कलयुग इतना हावी हो चुका है कि इंसान अपनी ही नसों में दौड़ते खून को पहचानने से इनकार कर दे। जोशीविला शहर का एक जाना माना नाम था। इस घर में मुखिया थे 72 वर्षीय पंडित दीनानाथ जोशी, जो शहर के एक प्रतिष्ठित रिटायर्ड प्रिंसिपल थे। उनकी पत्नी 68 वर्षीय सुमित्रा देवी एक धार्मिक और ममतामयी महिला थी। पूरा शहर पंडित जी का सम्मान करता था। उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई से यह 2 मंजिला मकान बनाया था और अपने 2 बेटों आलोक और दीपक जो को अच्छी परवरिश दी थी। बड़ा बेटा आलोक जोशी शहर में ही बैंक मैनेजर था, जो पत्नी वंदना और 10 साल के बेटे रोहन के साथ उसी घर की पहली मंजिल पर रहता था। छोटा बेटा दीपक, जो करीब 28 साल का था, वो भी इसी घर में अपने माता पिता के साथ नीचे के हिस्से में रहता था। दीपक अभी कुंवारा था और अक्सर रोजगार की तलाश में भटकता रहता था। बाहर से देखने पर यह परिवार एक आदर्श भारतीय परिवार लगता था। घर में सुख शांति थी, पूजा पाठ होता था और आए दिन मेहमानों का तांता लगा रहता था। 15 दिसंबर को पंडित दीनानाथ और सुमित्रा देवी की शादी की 50वीं सालगिरह थी। घर में जश्न की तैयारियां चल रही थी। रिश्तेदारों को न्योता दिया जा चुका था, हलवाई तय हो गए थे, लेकिन विधाता ने इस घर के नसीब में सालगिरह का जश्न नहीं बल्कि मातम का अंधेरा लिख दिया था। तारीख थी 13 दिसंबर की सुबह। हमेशा की तरह सुबह के 6 बज चुके थे। पंडित जी की आदत थी कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करते थे और फिर बगीचे में टहलने जाते थे, लेकिन उस दिन जोशी विला की घंटी की आवाज नहीं आई। घर का मुख्य दरवाजा तो अक्सर सुबह 5:30 बजे खुल जाता था, वो आज बंद था। ऊपर की मंजिल पर रहने वाली बहू वंदना जब नीचे चाय बनाने आई तो उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। वंदना ने सोचा शायद ठंड ज्यादा है, इसलिए माता पिता जी भी आराम कर रहे होंगे। उसने रसोई में जाकर चाय बनाई और सास ससुर के कमरे का दरवाजा खटखटाया। माँ जी, बाबू जी, चाय ले लीजिए, 7 बज गए हैं। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वंदना ने दोबारा आवाज लगाई, लेकिन वही डरावनी खामोशी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजे के हैंडल को घुमाया। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, वह सटाया हुआ था। जैसे ही वंदना ने दरवाजा खोला और कमरे के अंदर का दृश्य देखा तो उसके हाथों से चाय की ट्रे छूटकर जमीन पर गिर गई। चीनी मिट्टी के कप टूटने की आवाज पूरे घर में गूंज उठी, लेकिन वंदना के मुंह से एक चीख तक नहीं निकल पाई। वो बस पथरा गई थी। सामने बेड पर सुमित्रा देवी पड़ी थी। उनका चेहरा नीला पड़ चुका था और ठीक उनके बगल में फर्श पर पंडित दीनानाथ औंधे मुंह गिरे हुए थे। कमरे का सामान बिखरा पड़ा था, अलमारी खुली थी और कपड़े बाहर फेंके हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो घर में कोई भयानक लूटपाट हुई हो। वंदना की चीख सुनकर उसका पति आलोक और बेटा रोहन दौड़ते हुए नीचे आए। आलोक ने जैसे ही अपने माता पिता को उस हालत में देखा, वो बदहवास होकर उनकी तरफ भागा। उसके साथ अपने पिता की नब्ज टटोली। शरीर ठंडा पड़ चुका था, माँ की सांसें भी थम चुकी थी। आलोक दहाड़ मारकर रोने लगा, बाबूजी, माँ, ये किसने किया? उठो बाबूजी। तभी घर के पिछले हिस्से वाले कमरे से छोटा भाई दीपक आंखें मलते हुए बाहर आया। उसने जैसे ही ये मंजर देखा, वह भी चौखट पर गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। ये क्या हो गया भैया? कल रात तो सब ठीक था, हमारे घर को किसकी नजर लग गई? शोर सुनकर आसपास के पड़ोसी इकट्ठा हो गए। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। थोड़ी ही देर में रामनगर कोतवाली के इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अपनी टीम और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ मौके पर पहुंच गए। पूरे इलाके को सील कर दिया गया। पुलिस के लिए यह एक हाई प्रोफाइल केस था, क्योंकि पंडित दीनानाथ शहर के सम्मानित व्यक्ति थे। इंस्पेक्टर विक्रम ने सबके पहले घटना स्थल का मुआयना किया। उन्होंने देखा कि घर का मुख्य दरवाजे पर जबरदस्ती घुसने की कोई निशान नहीं थे। खिड़कियां भी अंदर से बंद थी। इसका मतलब साफ था, कातिल कोई ऐसा था जिसे घर के रास्तों की जानकारी थी, या फिर किसी ने खुद दरवाजा खोला था। अलमारी से कैश और जेवर गायब थे। पहली नजर में यह मामला लूट के इरादे से की गई हत्या का लग रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम ने अनुभवी आंखें कुछ और ही तलाश रही थी। अगर यह लूट थी तो लुटेरे ने सिर्फ पंडित जी के कमरे को ही क्यों निशाना बनाया? ऊपर की मंजिल पर आलोक और उसका परिवार भी था, वहां कोई क्यों नहीं गया? और सबसे बड़ी बात, घर में कोई पालतू कुत्ता नहीं था, लेकिन मोहल्ले के आवारा कुत्ते किसी अनजान व्यक्ति को देखकर जरूर भौंकते। पड़ोसियों ने बताया कि रात में कोई शोर नहीं हुआ। दोस्तों, जांच आगे बढ़ी। पुलिस ने दोनों बेटों के पूछताछ शुरू की। बड़े बेटे आलोक ने बताया, सर, मैं तो रात 10 बजे अपने परिवार के साथ ऊपर सोने चला गया था। बापूजी और माँ ने खाना खाया और वो भी अपने कमरे में चले गए थे। दीपक अपने कमरे में था, हमें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। अब बारी थी छोटे बेटे दीपक की। दीपक बहुत घबराया हुआ था, उसके माथे पर पसीना था। उसने पुलिस को बताया, सर, मैं रात के 11 बजे तक फिल्म देख रहा था, उसके बाद मैं सो गया। मुझे नहीं पता कि कमरे में कौन आया, शायद कोई पीछे के रास्ते से आया होगा। पुलिस ने पीछे के दरवाजे की जांच की। वहां धूल जमी हुई थी और उस धूल पर जूतों के कोई निशान नहीं थे। अगर कोई वहां से आता तो निशान जरूर होते। यहीं से इंस्पेक्टर विक्रम का शक गहराने लगा। कहानी में झोल था। दोस्तों, इस रहस्यमयी कहानी के अगले मोड़ पर जाने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि माता पिता का स्थान भगवान से भी ऊपर होता है और न्याय होना चाहिए, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसी ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां आपके लिए लाते रहते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो मामला और पेच
पेचीदा हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों बुजुर्गों की मौत रात के 1 से 2 बजे के बीच हुई थी और मौत की वजह थी पहले उन्हें खाने में नींद की भारी डोज दी गई थी और फिर गला घोटकर उनकी हत्या की गई थी। यानी कातिल ने पहले यह सुनिश्चित किया कि वो विरोध न कर सके। यह किसी पेशेवर लुटेरे का काम नहीं लग रहा था, यह किसी ऐसे व्यक्ति का काम था जो उनसे नफरत करता था और फिर बहुत जल्दबाजी में था। पुलिस ने घर के किचन की तलाशी ली, वहां दूध के 2 खाली गिलास मिले जिनमें अभी भी सफेद पाउडर के कण चिपके हुए थे। फॉरेंसिक जांच में पुष्टि हुई कि उसमें नींद की गोलियां मिलाई गई थी। अब यह सवाल था कि रात को दूध किसने दिया। वंदना ने पुलिस को बताया, साहब रोज रात को माँ जी और बाबूजी दूध देने की जिम्मेदारी दीपक भैया की थी, वो ही उन्हें दूध दवा और दूध देते थे। वह बयान दीपक के गले की फांसी बन गया। पुलिस ने दीपक को हिरासत में ले लिया और सख्ती से पूछताछ शुरू की। पहले तो दीपक पुलिस को गुमराह करता रहा, कभी कहता कि उसने दूध नहीं दिया, कभी कहता कि शायद दूध वाले ने कुछ मिला दिया। लेकिन जब पुलिस ने उसका मोबाइल रिकॉर्ड खंगाला तो कई चौंकाने वाले राज सामने आए। दीपक पिछले 6 महीने से ऑनलाइन सट्टेबाजी, ऑनलाइन बैटिंग और जुए की लत का शिकार था। उस पर बाजार का और कुछ गुंडों का करीब 25 लाख रुपए का कर्जा था। वो लोग उसे लगातार धमकियां दे रहे थे। कॉल रिकॉर्डिंग से पता चला कि घटना से 2 दिन पहले ही दीपक के अपने पिता दीनानाथ जी से जमकर बहस हुई थी। पड़ोसियों ने भी पुष्टि की कि उस दिन घर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। दीपक अपने पिता से पुश्तैनी जमीन बेचने की जिद कर रहा था, लेकिन पंडित जी ने साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा था, यह घर और जमीन मैंने अपनी मेहनत से बनाई है, मैं इस तुम्हारे जुए के कर्ज के लिए नहीं बिकने दूंगा। सुधर जाओ दीपक, वरना मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। शायद यही पल था जब अब एक बेटे के अंदर का इंसान मर गया और एक हैवान ने जन्म लिया। पुलिस ने जब सख्ती का तीसरा डिग्री इस्तेमाल किया तो दीपक टूट गया। उसने जो कबूला उसे सुनकर वहां मौजूद पुलिस वालों का भी दिल दहल गया। दीपक ने रोते हुए बताया, हाँ मैंने ही मारा है उन्हें, लेकिन मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था। मैंने बस पैसे मुझे बस पैसे चाहिए थे। उन गुंडों को मुझे मारने की धमकी दी थी। मैंने सोचा थी माँ बाबू जी को नींद की गोली देकर बेहोश कर दूंगा और अलमारी में सालगिरह के लिए रखे हुए जेवर और कैश निकाल लूंगा। मैं इसे चोरी का रूप देना चाहता था। उस काली रात की दास्तान बताते हुए दीपक ने कहा, मैं रात को दूध में गोलियां मिलाकर उनके कमरे में गया। उन्होंने प्यार से मेरे हाथ में से दूध पिया। माँ ने तो मेरे सिर पर हाथ फेर कर कहा था, सो जा बेटा, बहुत ठंड है। मैं बाहर इंतजार करता रहा। जब वो बेहोश हो गए तो मैं चाबी लेकर अलमारी खोलने गया, लेकिन तभी शायद दवा का असर कम हुआ और खटपट की आवाज़ से बाबूजी की आंख खुल गई। पंडित दीननाथ ने अपने ही बेटे को चोरी करते देख लिया था। वो नशे के होने के बावजूद उठने की कोशिश करने लगे। उन्होंने कहा था, दीपक ये तो क्या कर रहा है, तो चोरी करेगा अपने ही घर में। दीपक घबरा गया। उसे लगा कि अगर उस सुबह बाबूजी को सबको बता दिया तो उसकी बदनामी होगी और वो जेल जाएगा। सो डर और लालच ने उस पल में उसके पास पड़ा हुआ तकिया उठाया और अपने ही पिता के मुंह पर दबा दिया। वो बूढ़ा पिता जो उसे बचपन से अपने कंधों पर घुमाता था, आज उसी बेटे के हाथों अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। पंडित जी ने रड़ना बंद कर दिया। लेकिन पाप का अंत यही नहीं हुआ। पास की पड़ी माँ भी हलचल करने लगी। दीपक को लगा कि अब कोई गवाह नहीं बचना चाहिए। उसने वही तकिया उठाया और अपनी जन्म देने वाली माँ की सांसें भी हमेशा के लिए छीन ली। इसके बाद उसने खुद को बचाने के लिए घर का सामान बिखेरा, जेवर और कैश निकाला और जाकर अपने दोस्त के घर में बिछे एक पुराने कुएं में छिपा दिया। फिर वापस आकर अपने कमरे में सो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह उठकर सबसे ज्यादा रोने का नाटक भी उसी ने किया। पुलिस ने दीपक की निशानदेही पर वो सारे जेवर और कैश बरामद कर लिए। जिस बेटे की शादी के लिए माँ ने जो जेवर संभाल कर रखे थे, वही बेटा उन जेवरों के लिए उनका काल बन गया। यह घटना पूरे उत्तराखंड में आग की तरह फैल गई। जिसने भी सुना सन्न रह गया। वो 10 साल का मासूम रोहन जिसने अपने दादा दादी की लाशें देखी, वो आज भी सदमे में है। आलोक और वंदना को यकीन नहीं हो रहा कि जिस भाई को उन्होंने इतना प्यार किया वो इतना गिर सकता है। 15 तारीख को जिस घर में शहनाइयाँ बजनी थी, वहाँ 13 तारीख को 2 अर्थियाँ उठी। पूरा शहर रोया, लेकिन उस बेटे के लिए किसी की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ नफरत थी। दोस्तों, हम कहानी के अंतिम पड़ाव पर हैं। अगर आपको हमारी मेहनत और यह प्रस्तुति पसंद आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें ताकि समाज में जागरूकता फैले। सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। निष्कर्ष, पंडित दीनानाथ और सुमित्रा देवी तो चले गए, लेकिन वो अपने पीछे कई सवाल छोड़ गए। क्या आज के दौर में पैसा रिश्तों से इतना बड़ा हो गया है? एक पिता जो अपने बेटे की हर गलती माफ करता रहा, अंत में उसी बेटे की वजह से मारा गया। यह घटना हमें सिखाती है कि बच्चों को सिर्फ लाड़ प्यार ही नहीं, संस्कार और पैसों की सही कीमत समझाना भी जरूरी है। और हमें यह भी सतर्क रहने की जरूरत है कि हमारे घर के अंदर कौन किस मानसिकता के साथ जी रहा है। जुआ, सट्टा और नशा ये सिर्फ इंसान को नहीं मारते, ये पूरे परिवार को खत्म कर देते हैं। रामपुर का यह जोशी विला आज वीरान खड़ा है। अब वहाँ अब कोई नहीं रहता। लोग उस घर के पास गुजरने से भी डरते हैं। कहते हैं वहाँ हवाओं में आज भी उस बूढ़े माँ बाप की आखिरी सिसकियाँ सुनाई देती है। कानून ने अपना काम किया। दीपक आज जेल के सलाखों के पीछे है। उसे अपने किए पर पछतावा है, लेकिन क्या वो पछतावा उन 2 जिंदगियों को वापस ला सकता है? शायद नहीं। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि जब तक वो हैं तब तक आपके सिर पर छत है। जिस दिन वो चले गए उस दिन आपको असली धूप का एहसास होगा। मैं आपका दोस्त आपसे विदा लेता हूँ। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।